तो हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसकी बात करेंगे। टोटल हम यहाँ पे 20 एमसीक्यूज देखेंगे एंड यहाँ पे 20 एमसीक्यूज से हम पूरे पूरे इंडस्ट्री वाले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आप समझना, अगर आप कोई भी आपको इंडस्ट्री पढ़ाता है इकोनॉमी के अंदर, आपको समझना 2 आवर्स का कॉन्सेप्ट, कम से कम 2 आवर का लेक्चर लगता है और उसमें समझ लेना वो उसने 20 स्लाइड्स पढ़ाए हैं और 20 स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट रिटेन करने की गारंटी क्या है भाई? रिटेंशन कितना होगा? 20-30% रिटेंशन। बट अभी जो आप एमसीक्यूज करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मोर देन 60% यहाँ पर रिटेन हो जाएगा। यार चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में छप जाएगी। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने सर्विस सेक्टर देख लिया, एक्सटर्नल सेक्टर देख लिया, फाइनेंशियल सेक्टर देख लिया। अब हम बात करने वाले इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमको बताना है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उसके रिगार्डिंग आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था एंड जो कि हमारे पास बूस्ट करने की बात करता है मैन्युफैक्चरिंग को। There has been a constant decline in the contribution of the industrial sector since 2011-12 in gross value addition। बिल्कुल सही बात है यार, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका डिक्लाइन देखने को मिला है यार, ठीक है हमारे पास। तो जो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। 2021 तक हमारे पास क्या देखने को मिला है? एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये कॉन्स्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है क्या? बट अगर हमारे पास अभी की बात करें तो अभी ये हमारे पास गलत रहेगा। बिकॉज आप समझना भाई, अभी देखो इकोनॉमी के, मैंने फिर से बताया, इकोनॉमी कोई भी कब ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, जनरली कब ऐसे होता है। तो कांस्टेंट डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, अभी रिसेंटली इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है। सो दिस इज स्टेटमेंट जो है अभी गलत हो जाएगा यार। The index of 8 core industries account for around 40% weightage in the index of industrial production। बिल्कुल सही बात है। जो IIP है उसमें जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, वो हमारे पास 40% वेटेज कवर करते हैं। और यहाँ पे हमसे इनका वेटेज जो है ना वो ही पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर की। इनमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें भी हमारे पास इंक्रीजिंग से वेटेज किसको दिया गया? तो हमारे पास जो ट्रिक है रेस्को NCF, ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक है भाई। आर से रिफाइनरी, सॉरी आर से हमारे पास क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, रिफाइनरी प्रोडक्ट। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, एस से हो जाएगा स्टील, सी से हो जाएगा कोल, ओ से हो जाएगा ऑयल, ठीक है, एंड एन से हो जाएगा नेचुरल गैस, सी से हो जाएगा सीमेंट एंड एफ से हो जाएगा फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर यहाँ पे सबसे कम वेटेज दिया गया है। तो ये हमसे पूछा जाता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सबसे कम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो रेस्को NCF इज द ट्रिक। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग रिफॉर्म्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हमको क्या बात करनी है? रिफॉर्म्स की बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके, हमसे पूछा गया है विच ऑफ दी अबव आर इन्यूमरेटेड इन दी मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सरकार ने क्या क्या बोला है, ये हमसे पूछा गया कि कौन कौन से रिफॉर्म करने की बात करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं मेक इन इंडिया में, बिल्कुल सही बात है यार। इंक्रीज दी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी हमारे पास मेक इन इंडिया के अंदर बताया गया है। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, ठीक है, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ एडिशनल जॉब बाई 2025, बिल्कुल सही बात है यार। 10% इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन GDP। यस, हमारे पास जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये बोलता है कि हमारे पास जो शेयर ऑफ GDP है मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम बढ़ाएंगे 10% से। तो ये चारों की चारों चीज़ें जो है वो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में बताई गई है यार। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है और करेक्टली मैच हमको बताना है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 में हमारे पास स्टीम इंजन आया था क्या? बिल्कुल सही बात है यार। पहली बात मैशनाइजेशन हुआ था प्रोडक्शन का, स्टीम इंजन आया था, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुए थे वो माइनिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे इम्पैक्ट हुए थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 में हमारे पास गैस एंड ऑयल आया था, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है ना, गैस एंड ऑयल हुए जिससे हमारे पास कंबशन इंजन बनाए गए, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 में कंबशन इंजन आया था क्या? नो जी, 2.0 कंबशन इंजन जो था इट इज अंडर 2.0। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 में क्या हुआ था भाई? हमारे पास ऑटोमेशन एंड रोबोट देखने को मिला, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है यहाँ पे।
एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो अभी हम चल रहे हैं यार, वो बात करता है डाटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, मशीन लर्निंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करता है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 ना। सो हमसे करेक्टली मैच पूछा गया यार, करेक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पे D1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टार्टअप इन इंडिया। हमको बात करनी है स्टार्टअप्स की। ओके, स्टार्टअप्स के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। दे आर लेस देन अ डिकेड ओल्ड एंटिटी विथ अ टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो स्टार्टअप किसको बोलेंगे भाई? ऐसा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेफिनेशन है ना। एक दशक के अंदर होना चाहिए, मतलब 10 साल के अंदर इनको बनाया होना चाहिए, है ना। लेस देन 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए, पहली चीज़ है ना। एंड इनका जो टर्नओवर है 100 करोड़ से कम होना चाहिए किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, सिंस इंसेप्शन। सपोज करो 2001 में बना था ये, एंड 2010 तक हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो 2010 से लेकिन 2001 के बीच में सपोज करो 2006 में इसका टर्नओवर था 80 करोड़, तो ये स्टार्टअप कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। उसके बाद कितनी भी ज़्यादा हो सकता है इसका टर्नओवर, बिल्कुल सही बात है। ये डेफिनेशन किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है। दे आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स ऑफ द RBI। बिल्कुल सही बात है यार, जो स्टार्टअप इंडिया है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर दिए जाते हैं, मतलब इनको आपको करना पड़ेगा, स्पेशली आपको पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा बैंकों के द्वारा। दे आर एलिजिबल फॉर टैक्स हॉलीडे फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स बिफोर और आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द इंसेप्शन। देखो भाई, स्टार्टअप जो है ना, ये टैक्स हॉलीडे इनको मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और 3 फाइनेंशियल ईयर कंसेक्यूटिवली आउट ऑफ द 10 ईयर्स सिंस इंसेप्शन। मतलब समझना 2001 से 2003 तक, या फिर वो जब भी चाहें 3 साल लगातार, 10 साल बनने के अंदर, है ना, 2001 से 2007 तक किसी भी 3 साल में उनको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स हॉलीडे मिल सकता है, वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो और आफ्टर 10 ईयर्स नो, 10 ईयर के बाद नहीं मिलेगा टैक्स हॉलीडे। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा C 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमको बात करनी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहलाता है यार। तो उसके बारे में बात करनी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ एन आउटकम एंड ग्रोथ बेस्ड मॉडल टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, वहाँ पे प्रोडक्शन के बेसिस में इंसेंटिव दिए जाते हैं यार, हाँ ना। यहाँ पे बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बोल रहा है, नो दिस इज इनकरेक्ट यार। ये आउटकम बेस्ड है ना, तो आउटकम बेस्ड होगा तो यहाँ पे ये सेल के ऊपर क्या दिए जाएंगे, यहाँ पे सेल के ऊपर क्या आते हैं, इंक्रीमेंटल सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इंसेंटिव जो दिए आते हैं इट इज़ नॉट ऑन द प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारे पास प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, सेल के ऊपर दिए जाते हैं इंसेंटिव्स। It is a WTO compliant scheme and include incentives for the export and value addition to the goods। देखो भाई, ये WTO compliant scheme तो है ना। एंड यहाँ पे ये जो स्कीम है इट इज़ नॉट लिंक टू एनी लोकल वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये इट इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन द सेल, ठीक है। तो कोई भी एक्सपोर्ट या फिर वैल्यू एडिशन पे यहाँ पे क्या नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता। तो दोनों इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। हमको KVIC की बात करनी है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन की बात करनी है। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी टू प्लान, प्रमोट एंड डेवलप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है? गलत बात है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यार। इट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब इसको एक लॉ से बनाया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, एक लॉ से बनाया गया है। कौन सा लॉ भाई? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। KVIC एक्ट ऑफ 1956 से बनाया गया है। इट इज़ एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ना भाई ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। ओके, इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इम्पार्टिंग इंडस्ट्रियल लेवल स्किल टू इंडियन यूथ थ्रू प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ना, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है ना, जिसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, KVIC। इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल मतलब इट इज़ नॉट ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम। ओके तो ये गलत हो जाएगा, तीनों गलत है भाई, हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट जाएगा D 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा की बात करनी है भाई, मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के बारे में इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। मुद्रा जैसे मुद्रा योजना होता है ना उस तरह का, तो इट प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs फॉर फार्मिंग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो भाई ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना, वो जो है लोन किसको प्रोवाइड करता है, टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है। ठीक है तो मुद्रा जो है एक यूनिट है, याद रखना। जो मुद्रा योजना है, अगर आपसे पूछा जाए PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये योजना किसकी बात करता है, लोन प्रोवाइड करने की बात करता है, नॉट मुद्रा। मुद्रा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मुद्रा बनाया गया है, इट इज़ एन यूनिट टू इम्प्लीमेंट द मुद्रा योजना। सो ये आपको उसका कोर को समझना है भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। इट हैज़ बिन फॉर्म्ड एज एन ओनली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। देखो भाई इट इज फॉर्म्ड अंडर द SIDBI, ठीक है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इसको बनाया गया है, जो मुद्रा है उसको। शिशु, तरुण एंड किशोर आर द सब कैटेगरीज ऑफ लोन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिमिट ऑफ लोन डिसबर्सल। गलत बात है भाई, शिशु के बाद किशोर को मिलता है, शिशु सबसे छोटा है, उसके बाद हमारे पास किशोर एंड तरुण सबसे ज़्यादा लोन देने वाला। तरुण में अप टू 10 lakhs है ना, किशोर में अप टू 5 lakhs एंड शिशु में अप टू 50,000 ये लोन मिलता है भाई। तो तीनों इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है D। देखो भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, जो कि लोग पढ़ के नहीं याद कर पाते, पढ़ के नहीं समझ पाते चीज़ों को, जो कि इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम में हमको सही का कहना है क्वेश्चन, दी ओनली पर्पस इज एग्जाम में क्वेश्चन सही का कहना है, कैसे सही होगा, ऐसे सही होगा यार। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। DMF की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ अ ट्रस्ट सेटअप बाय और इट इज़ अ ट्रस्ट सेटअप एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी अंडर द माइंस एंड मिनरल एक्ट ऑफ 1957 इन दोज डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग वर्क। तो ये देखो ये ट्रस्ट है भाई, जहाँ पे माइनिंग होता है उन एरिया में इसको बनाया गया है। क्या देखो भाई, देखो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है ना वो 2015 में आया था यार, है ना। 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था, जो ओरिजिनल एक्ट है ना, सो उससे ये बना था, ठीक है। इट इज़ नॉट अंडर द ओरिजिनल एक्ट ऑफ मिनरल्स एंड माइंस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 बट इट इज़ बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, ठीक है। इट्स मैनर ऑफ ऑपरेशन कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो भाई ये किसके अंदर आता है यार, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर। देखो भाई जो DMF है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स हैं या फिर फाउंडेशन है ना, ये अथॉरिटीज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। तो यहाँ कहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा, सो इट इज़ इनकरेक्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। द फंड जनरेटेड बाय द DMF दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आर यूटिलाइज्ड थ्रू प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। बिल्कुल सही बात है यार, जहाँ पे जो फंड्स होते हैं ना उसको इस प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के थ्रू वेलफेयर ऑफ द एरिया, जो कि इस एरिया में है उसके पीपल्स हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग से, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। MSP की बात करनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है भाई, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बताना है। इट इज़ एन इंडिया लेड पार्टनरशिप इनिशिएटिव दैट एम टू ब्लॉस्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन।
देखो भाई ये इंडिया लेड पार्टनरशिप नहीं है, इट इज़ एन यूएस लेड पार्टनरशिप, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, इंडिया ने इसमें इंटरेस्ट दिया है भाई, इसीलिए न्यूज़ में था। दी अलायंस इज सीन, देखो अभी तो नहीं है न्यूज़ में, जो अभी जो न्यूज़ में है उसको तो हम क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर लेंगे, बट हाँ हमको एक आइडिया तो मिले कि भाई क्वेश्चन आते कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर से, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसीलिए कवर किया मैंने, जो टॉपिक्स हैं जो वीडियोस हैं उसको एक सेक्टर वाइज कवर किया है, टॉपिक वाइज इसलिए कवर किया बिकॉज हमको आइडिया तो मिले क्वेश्चन आते कैसे हैं, आइडिया पहुंच रही है तब करंट अफेयर पढ़ोगे यार, ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से आपको समझना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और ये जो मैंने बताया है जो हमारे पास इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज कर रहे हैं उससे हमको समझना है कि और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। द अलायंस इज सीन एज अ प्राइमरी फोकस ऑन इवॉल्विंग एन अल्टरनेटिव टू चाइना विच हैज़ क्रिएटेड अ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रेयर अर्थ मिनरल। बिल्कुल सही बात है यार, चाइना जो है एक मार्थ लीडिंग प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, तो उसको देखते हुए 70% उसका शेयर है ग्लोबल प्रोडक्शन में, उसको देखते हुए यूएस ने क्या किया, हमारे पास ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाया है यार। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दे कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी एंड अबाउट 70% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल गलत बात है यार, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट अराउंड 30% ऑफ जीडीपी, दे कंट्रीब्यूट अबाउट 30% ऑफ जीडीपी एंड 45%, याद रखना इस डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमएसएमई के बारे में याद रखना कि 30% टू द जीडीपी कितना किसको कंट्रीब्यूट करती है ये पूछा जाता है, 30% टू द जीडीपी, 40% to the manufacturing output and 45% to the manufacturing output and 40% to the exports. Okay, so यहाँ पे it is not 70%, it is 30% of GDP and 40% of the overall exports. So this is incorrect यार। Portal Champions was launched to cover many aspects of e-governance including grievance redressal and hand holding of MSMEs। बिल्कुल सही बात है, चैंपियन पोर्टल बनाया गया है भाई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ई गवर्नेंस के एस्पेक्ट को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें ग्रीवांस रिड्रेसल भी आता है, हैंड होल्डिंग भी आता है ऑफ MSMEs। तो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड्स आर इंक्लूडेड इन MSME एंड विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे जो रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं और उनको भी पैसा मिलेगा इसके अंदर। किसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम पोर्टल के अंदर, है ना, उद्यम पोर्टल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और उससे वो पैसा ले सकते हैं, जो होलसेल एंड रिटेल एंटरप्राइजेस हैं वो भी। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर इन द वर्ल्ड। देखो भाई, इंडिया इज द नॉट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, okay. Textile industry is a capital intensive sector that employs the highest number of people in India। देखो भाई, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नॉट कैपिटल, यहाँ पे पैसा जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ती है। सो इट इज़ नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। एंड इट इज़ सेकेंड ओनली टू द एग्रीकल्चर, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर, ठीक है, नॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल कहाँ पे एम्प्लॉयड इन इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर में। इट इज सेकंड हाईएस्ट इन द टेक्सटाइल। ओके, तो पहली बात इट इज अ लेबर इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, एंड सेकंड इट एम्प्लॉयज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर जो है वो 45% ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है एंड इट इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द 17% ऑफ द GDP। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यार, किसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। देयर इज 100% FDI इन टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से आप 100% फंड एट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर में। इनकट हमसे पूछा है, इनकट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल, दैट इज PM मित्र पार्क की बात करनी है, जहाँ पे क्या होता है भाई, है ना, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन है,
PM Mitra, 10 mega integrated textile regions and apparel parks will be set up in public-private partnership made by the special purpose vehicle which will be owned by the central government। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत है, बिकॉज हमारे पास 7 PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, ठीक है, 5 साल के अंदर, नॉट 10, इट इज 7। द पार्क विल बी सेटअप ओनली एट द ग्रीनफील्ड साइट्स लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट। देखो ग्रीनफील्ड मतलब एकदम नया, ब्राउनफील्ड या फिर ग्रीनफील्ड दोनों में कर सकते हैं। ब्राउनफील्ड मतलब ऑनली एग्जिस्टिंग जगह पे, ठीक है, सो इट कैन बी बोथ ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड, नॉट ओनली ग्रीनफील्ड। PM Mitra Park will attract cutting edge technology and boost FDI and local investment in textile sector। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं जिससे FDI आएगा, लोकल इन्वेस्टमेंट आएगा यार, एल्सो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ये। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट तो यहाँ पे हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन पूर्वोदया। हमको बात किसकी करनी है? मिशन पूर्वोदया की बात करनी है। मिशन पूर्वोदय के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। इट इज एम्ड एट द एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड आयरन एंड कोल हब। क्या ये हमारे पास ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को डेवलप करने की बात करता है यार? देखो ये ईस्टर्न इंडिया तो बिल्कुल सही बात है, ईस्टर्न इंडिया को डेवलप करने की बात करता है, एंड लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं है भाई, इसमें कोलकाता है ना, और वेस्ट बंगाल ऐसा हब है ना, जहाँ पे ये स्टील हब बनाने की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को नहीं फोकस करते यार, सिर्फ ईस्टर्न इंडिया जिसमें हमारे पास बंगाल आ रहा है यार मेनली, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। देखो भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद द जापान। सो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। द एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ डेफिनेशन ऑफ MSMEs बेस्ड ऑन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, 2006 के जो एक्ट है उसके ऊपर अभी क्राइटेरिया है क्या? नहीं भाई, 2020 में नए फॉर्मूलाज बनाए गए कि क्लासीफाई कैसे करेंगे, जो पहले क्राइटेरिया था उसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। टर्नओवर का यहाँ पे क्राइटेरिया डाला गया है, इन्वेस्टमेंट का डाला गया है, पहले तो इन्वेस्टमेंट था बट अब टर्नओवर का भी कितना टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। सो माइक्रो इंटरप्राइजेस इज एन एंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ और 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, तरीका ही बताता हूँ कैसे याद रखना चाहिए। माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, ऐसे नहीं है, पहले स्मॉल आता है फिर मीडियम आता है। माइक्रो MSME है ना, MSM, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़, ठीक है। एंड मीडियम में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 50 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 10 करोड़ इंटू 10, यहाँ पे भी इंटू 10 है, इंटू 5 करोड़, ठीक है। तो 15 रहेगा, मैं ऐसे लगता है यार भूल गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डब्बा बनाना है अपने को, ठीक है, ऐसे डब्बा बनाना है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, 1 होगा 5 हो गया, इंटू 5 किया है ना, इससे पहले इंटू 10 किया तो कितना हो गया? 10 इंटू 50 इंटू 5 किया तो ये 50 इंटू 5 किया 250। ये क्राइटेरिया है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो माइक्रो है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, बिल्कुल सही बात है। द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बेकिंग। क्या कोई स्टैट्यूटरी बेकिंग नहीं है भाई? बिल्कुल स्टैट्यूटरी बेकिंग है यार, बिकॉज जो हमारे पास MSME जो नेशनल बोर्ड बनाया गया है, इट इज़ अंडर दी
MSME एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ओके। ये जो एक्ट है इसके अंदर इसको बनाया गया है, तो इसका स्टैट्यूटरी बेकिंग है भाई। इनकट हमसे पूछा गया 1 और 3 इनकट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमको बात करनी है, जैसे हमने देखा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसी प्रकार का होता है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड टू डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड MSMEs. The incentive will be provided across various stage of development and deployment of which of the following industries, ठीक है। तो कौन कौन से इंडस्ट्री में हमारे पास डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखने को मिलता है यार? तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग हमारे पास डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव देखने को मिला है न्यूज़ में, तो याद रखना, कभी नहीं भूलना भाई, ठीक है। MIT के पार्ट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना। इट इज़ अ प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स दैट मेजर द इंडिविजुअल एज वेल एज द कलेक्टिव प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द एट कोर इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% जो वेटेज रखते हैं उसको हम एट कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं यार। और ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रोडक्शन को तो मेजर करता ही करता है, एज वेल एज, है ना, वॉल्यूम इंडेक्स को ही मेजर करता है, ठीक है। The eight core industries have a total weightage of nearly 50%, यार बच्चे को पता होना चाहिए, 40%, ठीक है। The compilation and releasing of the index are done by the Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industries। बिल्कुल सही बात है यार, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज करता है, BS 2011-12 है। और यहाँ पे बार बार इस चीज़ को पूछा जाता है, एट कोर इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास कौन कौन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास इसका हमारे पास वेटेज बताना चाहिए, रेस्को NCF, रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर हमारे पास सीमेंट एंड देन लास्ट में फर्टिलाइजर। ये रेस्को NCF इज द ट्रिक यार, ठीक है। सो अब हमसे क्या पूछा गया है, कैट पूछा गया है, कैट हो जाएगा यहाँ पे 1 इज करेक्ट एंड 3rd इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। AIC की बात करनी है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करनी है। इट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है यार। ये क्या करता है, हमारे पास जो रजिस्टर्ड हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके कंट्रीब्यूशन को देखता है। ASI इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय द CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको पब्लिश करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही कि गलत है भाई? गलत है, बिकॉज इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको पब्लिश करता है, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिपोर्ट जो है उसको, तो हमसे कैट पूछा गया, कैट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने देखा था स्टील सेक्टर के लिए, हमने देखा था हमारे पास डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए। अभी हमको बात करनी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। बिल्कुल सही बात है, जो ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस हैं उनको सपोर्ट करने की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात करता है ना। जो हमारे पास ह्यूमिलिटी प्राइस है, फार्मर्स को अच्छा इनकम देने की बात करता है ये। अपार्ट फ्रॉम इन्वाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू set shop in India, the scheme also aim to encourage local champions to set up और expand existing manufacturing units। बिल्कुल सही बात है, दूसरे देश से बुलाने की बात करता है इंडिया के अंदर जो खुद डोमेस्टिक इन्वेस्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिकली जो लोकल चैंपियंस हैं उनको भी यहाँ पे सेटअप करने की बात करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो भाई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको फंड करते हैं क्या? नो, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब पूरा का पूरा जो पैसा होगा वो कहाँ से आएगा? 100% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, अबाउट
एग्री स्टैक हमको बात करनी है एग्री स्टैक की। एग्री स्टैक के बारे में करेक्ट पूछा गया है। एग्री स्टैक विल क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर टू प्रोवाइड देम इन टू एंड सर्विस अक्रॉस एग्रीकल्चर फूड चेन, फूड वैल्यू चेन। क्या ये इन टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने की बात करते हैं एग्री फूड चेन में? बिल्कुल सही बात है यार। ये जो है सेंट्रल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है। अंडर द प्रोग्राम ईच फार्मर विल हैव अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, हर आदमी का एक फार्मर आईडी रहेगा जो कि यूनिक होगा। एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, इम्प्रूव क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, स्मूथ मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग एंड प्राइस डिस्कवरी आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एग्री स्टैक। बिल्कुल 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 यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम की बात करनी है। द स्कीम विल और द स्कीम वुड रिफंड एक्सपोर्टर्स, द स्कीम वुड रिफंड एक्सपोर्टर्स सेंटर एंड स्टेट ड्यूटीज बट नॉट लोकल टैक्सेस। भाई सेंट्रल ड्यूटीज को वापस कर ही देता है, स्टेट ड्यूटीज को वापस कर ही देता है, साथ साथ लोकल को भी वापस कर देता है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच वॉज नॉट कंप्लायंट विद द रूल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है यार, जो हमारे पास एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम था उस पर रिप्लेसमेंट था, बिकॉज ये कंप्लाई नहीं कर रहा था। जो हमारे पास पहले जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम था ना, वो कंप्लाई नहीं कर रहा था WTO रोम्स के साथ, इसीलिए इसको अमेंड किया गया, मतलब दूसरा लाया गया, दूसरा स्कीम लाया गया, दैट इज रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल रेवीज एंड टैक्सेस स्कीम हैव बीन नोटिफाइड सेपरेटली। देखो भाई, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स बट दी गारमेंट एक्सपोर्टर्स, ठीक है। जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स है ना, उनके लिए हमारे पास अलग से यहाँ पे सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट तो यहाँ पे सही, सेकंड तो सही है भाई, नॉट कंप्लायंस इसलिए तो लाया है इसको, तो करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कवर किया भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको एक आइडिया मिलता है कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं।